दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन पाठ्यक्रम के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आज आप सुनेंगे भारत में रेडियो और टेलीविज़न के इतिहास के संदर्भ में। जब हम इतिहास की बात करते हैं, इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उसकी उस विरासत को, उसके उस वैभव के साथ कहीं आत्म साक्षात्कार करें। यही स्थिति संचार माध्यमों के साथ है। जब कभी मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा का भाव जागा होगा कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, जब भी कोई मिलता है हम पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या समाचार हैं, क्या हालचाल है। तो ये जानने की जिज्ञासा का भाव जो केवल कल व्यक्ति विशेष तक सीमित था, आज इसका बहुत अधिक विस्तार हो गया है। और आज हम न सिर्फ हमारे मित्रों और परिजनों के बारे में, बल्कि अपने परिवेश, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश और दुनिया सब के बारे में जानकारी चाहते हैं। और शायद पत्रकारिता के विकास का मूल कारण यही रहा होगा। पौराणिक काल के कुछ पात्रों की अक्सर चर्चा की जाती है जब पत्रकारिता के संदर्भ आते हैं। महर्षि नारद, जिन्हें एक क्षमता प्राप्त थी कि वो किसी एक सूचना को तुरंत ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिया करते थे। वहीं महाभारत के पात्र संजय, उनको दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिन्होंने महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हल सुना दिया था। आज ये क्षमता और दिव्य दृष्टि आम आदमी के पास तकनीक के कारण सुलभ हो गई है। आज आपके मेरे पास ये सुविधा है कि हम इस तकनीक का उपयोग करते हुए अपने विविध माध्यमों से, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे अन्य माध्यम हैं, हम किसी भी सूचना को, घटना को न सिर्फ लाइव दिखा सकने में सक्षम हैं, बल्कि उसको उन माध्यमों से भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचा सकते हैं जहां हमारी भाषा और अभिव्यक्ति को समझने वाला व्यक्ति रह रहा है। मित्रों, यहां तक पहुंचने के लिए एक पूरी की पूरी लंबी परंपरा है, तो हम कोशिश करेंगे इस परंपरा को, इस इतिहास को अपने सीमित समय में समझने की, उसके रोमांच को अनुभव करने की। यदि मैं औपचारिक मुद्रित माध्यमों की बात करूं, 29 जनवरी सन 1780 को जब देश में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वहां तक की यात्रा भी कम रोमांचक नहीं है। समय समय पर प्राचीन भारत से लेकर के ब्रिटिश भारत तक अनेक ऐसे दौर आए, बल्कि हमारे यहाँ तो हम जब संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जैसे कालिदास का मेघदूत, जिसमें किस तरह से मेघ को प्रतीक बना करके अपना संदेश भेजा जाता है। कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने की परंपराओं को तो आपने सुना ही होगा। एक दौर था 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते, जब नौकाओं से समुद्र में नावों के माध्यम से भी संदेश भेजे जाते थे। मुगल काल के अंदर जो घुड़सवार, जिनको हरकारे कहते थे, वो अपने राज दरबार में संदेश पहुंचाने का काम करते थे। अपनी सीमाओं से वो सूचना लेकर के आते थे, फिर आगे से आगे वो सूचनाएं दी जाती थी। और वाकिया निगार, या आज के शब्दों में कहें तो न्यूज़ राइटर्स, उनको लिपिबद्ध करते थे और राज दरबार में उनको फिर पढ़ा जाता था, और राजा उसके अनुरूप फिर अपने राजकाज के संबंध में निर्णय लेते थे। और जब इस देश में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, उसके पीछे भी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के बलिदान की एक अनोखी कहानी है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक अंग्रेज व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस देश में पत्रकारिता की नींव डाली। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता बंगाल जनरल एडवर्टाइजर, या जिसे संक्षेप में अपन बंगाल गजट कहते हैं, का प्रकाशन किया। उसके बाद इस देश में विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं ने एक तरह से सांस लेना शुरू किया, और धीरे धीरे वो परिपक्वता की ओर पहुंचते गए। और पूरा हमारा आज़ादी का इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से तत्कालीन पत्रकारों ने शब्दों की साधना करते हुए पत्रकारिता को न सिर्फ पल्लवित पुष्पित किया, बल्कि जन चेतना को जगाने की दिशा में भी अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। ऐसे ही दौर में सन 1900 से पहले फिल्मों की शुरुआत हो जाती है। मुझे लगता है वो क्षण बड़े रोमांचक रहे होंगे जब पहली बार किसी व्यक्ति ने चलती फिरती आकृतियों के रूप में पर्दे पर अपने आप को या लोगों को देखा होगा। और यही अनुभूति संभवतः उस समय हुई होगी जब हमने कुछ किलोमीटर दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर अपनी आवाज़ प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की।
मार्कोनी, बचपन में आपने नाम सुना होगा, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, एक इटली के वैज्ञानिक थे 1901 में। हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो वो वर्ष था अगस्त 1921, जब पहली बार बम्बई के टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय से एक संदेश भेजा जाता है, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की जाती है, जिसको पूना में लगभग 175 किलोमीटर दूर वहाँ सुना गया। अब आप उस रोमांच की कल्पना कर सकते हैं, आज से लगभग 1 सदी पहले जब इस तरह का प्रयोग किया गया होगा तो कितना उत्साह और उमंग और रोमांच की अनुभूति इस प्रयोग से जुड़े हुए व्यक्तियों के मन में होगी। जैसा होता है, मानवीय चेतना निरंतर कुछ न कुछ नया करते रहने की ओर प्रतिबद्ध होती है, निरंतर नए की खोज में रहती है, और इस प्रयोग ने रेडियो के विकास के कई चरण हमारे सामने खोल दिए। नवंबर 1923 में रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता की शुरुआत होती है। जो हमारे देश का रेडियो का इतिहास है, वो रेडियो क्लब्स के माध्यम से शुरुआत का एक इतिहास है। जैसा पत्रकारिता के साथ हुआ आर्थिक चुनौतियों के बीच, रेडियो के साथ भी यही हुआ कि इन्हीं आर्थिक चुनौतियों के बीच रेडियो ने भी सांस लेना शुरू किया। तो रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता से नवंबर 1923 में जो शुरुआत होती है, धीरे धीरे जून 1924 में मुंबई से और जुलाई 1924 में मद्रास से रेडियो प्रसारण प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ में लगभग 2.5 घंटे के प्रसारण थे, जो मुख्य रूप से शैक्षिक मुद्दों पर केंद्रित थे। हालांकि रेडियो का जो प्रारंभिक दौर था, 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक चरण था, शुरुआती चरण था, उसमें रेडियो के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। जो समुद्र में जहाज चलते थे, उन पे कोई संकट आता था, उसकी सूचनाएं प्रेषित करते थे। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रारंभिक दौर में इनका प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे ये शिक्षा और मनोरंजन और सूचना, ये उनके मुख्य विषय हो गए थे। पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। रेडियो भी मुख्य रूप से इन्हीं पर केंद्रित रहा अपने इतिहास के अलग अलग चरणों में। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आर्थिक संकट बराबर बने रहे, इन्हीं आर्थिक संकटों में रेडियो को भी एक तरह से नई जीवंतता या एक नया रूप धारण करने की प्रेरणा मिलने लगी। नियमित प्रसारण की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1927 से। इसलिए 23 जुलाई को अभी भी हमारे देश में आकाशवाणी दिवस के रूप में इसे मनाने की परंपरा है। आकाशवाणी के कुछ केंद्र इसे आकाशवाणी दिवस के रूप में मनाते हैं और रेडियो के अतीत और वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं, स्थितियों को लेकर के चर्चा करते हैं। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से रेडियो प्रसारण को एक तरह से संचालित या नियंत्रित किया गया। 23 जुलाई 1927 के बाद दूसरा प्रयोग हुआ 26 अगस्त 1927 को। इन प्रयोगों ने एक सीमा तक रेडियो को लोकप्रिय बनाया। सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया। जिसको रेडियो सुनना है वो उसकी एक जो फीस थी वो सरकार को जमा कराए और रेडियो सुनने की सुविधा उसको हो जाएगी। उस समय ऐसा अनुभव हुआ था कि मानो लोगों में एक कहना चाहिए कि बाढ़ आ जाएगी लाइसेंस लेने की, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बहुत कम लोगों ने लाइसेंस लिए क्योंकि रेडियो सेट की कीमत बहुत थी, कार्यक्रमों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रेडियो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद होती है, लेकिन चूंकि रेडियो का चस्का तो लग ही गया था, फिर दबाव पड़ा कि नहीं, रेडियो प्रसारण की शुरुआत की जाए। 1 अप्रैल 1930 को फिर विधिवत शुरुआत करने के प्रयास शुरू होते हैं और रेडियो को उद्योग एवं श्रम मंत्रालय के अधीन लिया गया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई और उसके नियंत्रण में रेडियो जो है हमारे यहाँ पर वापस से शुरुआत होती है। 1930 के दशक के बाद बम्बई से नियमित प्रसारण शुरू हुआ और मुख्य रूप से वो मराठी, गुजराती और कन्नड़, इन 3 भाषाओं में बम्बई से प्रसारण शुरुआत होते हैं। 1934 का वर्ष रेडियो के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में गए और वहाँ की जो अतिथि पुस्तिका थी, विजिटर्स बुक थी, उसमें पंडित नेहरू ने लिखा
फॉरवर्ड रेडियो, अर्थात रेडियो आगे बढ़ो। ये शुभकामनाएं प्रकट की पंडित नेहरू ने रेडियो को लेकर के। अपने आप में एक अनहोनी घटना थी, अद्भुत घटना थी, जिस तरह से प्रसारण आगे बढ़ते हैं। उसी वर्ष प्रख्यात कवयित्री, साहित्यकार सरोजिनी नायडू मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में जाती हैं, तो उन्होंने लिखा, अपवर्ड रेडियो, रेडियो ऊंचाइयों की ओर बढ़ो। तो विद्यार्थियों, आपने देखा शुरुआती दौर में किस तरह से रेडियो ने अपने आप को विकसित करने के लिए या एक तरह से अपनी लोकप्रियता के पैर जमाने के लिए प्रयत्न करने शुरू किए। और इसमें बीबीसी के अधिकारियों की भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। मुख्य रूप से श्री फिल्डन थे, जिन्होंने भारत में आकाशवाणी के इस नेटवर्क को विकसित करने में अपनी महती भूमिका निभाई। और कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का जो पद सृजित किया गया था, तो पहले कंट्रोलर के रूप में फिल्डन को वहाँ नियुक्त किया गया। इन्होंने एक प्रकार से उसकी नींव रखी। 1937 में सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और ये जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, या जिसे हम हिंदी में आजकल आकाशवाणी कहते हैं, वो रेडियो नेटवर्क आज दुनिया के समाचार माध्यमों में सबसे बड़ा नेटवर्क है। 1939 में पश्तो भाषा में समाचार प्रसारण का शुरू हुआ अफगानिस्तान के निवासियों के लिए, और इसको विधिवत रूप से आप पहला विदेशी प्रसारण रेडियो से मान सकते हैं भारतीय संदर्भों में। 1936 में द लिसनर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता है और 22 वर्षों के बाद इसका नाम आकाशवाणी कर दिया जाता है। यह पत्रिका आकाशवाणी के इतिहास में, रेडियो के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद जो रेडियो का विकास हुआ, अलग अलग स्टेशन से रेडियो स्टेशन खुलते रहे, अलग अलग केंद्रों से। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आप आकाशवाणी के समाचार सुनेंगे, उसमें आपको यही सुनने को मिलेगा, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो। और हिंदी में 1957 के नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। हालांकि यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि उसके पहले, आज़ादी से पहले, आकाशवाणी की जो मैसूर रियासत थी, वहाँ जो आकाशवाणी का केंद्र था उसका नाम भी आकाशवाणी था। लेकिन विधिवत रूप में हमारे यहाँ 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। और बाद में रेडियो भी उद्योग एवं श्रम मंत्रालय की बजाय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया था। 1952 में डॉक्टर केसकर सूचना प्रसारण मंत्री बने। डॉक्टर केसकर के कार्यकाल में रेडियो का बहुत तेजी से विकास हुआ। हालांकि कुछ समय के लिए डॉक्टर केसकर ने फिल्मी संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था। उधर दूसरी ओर रेडियो सिलोन के जो संगीत के कार्यक्रम थे वो देश में बहुत लोकप्रिय होने लगे। उसको टक्कर देने के लिए या उस चुनौती का सामना करने के लिए 1957 में हमारे यहाँ आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती की प्रसारण सेवा शुरू होती है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे पास 9 आकाशवाणी केंद्र थे। जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ भारत का, तब 6 केंद्र हिंदुस्तान में रह गए, भारत में रह गए, और 3 केंद्र पाकिस्तान में चले गए। भारत में जो केंद्र थे वो चारों जो हमारे बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहते थे, और लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, यहाँ हमारे आकाशवाणी के 6 केंद्र थे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रसारणों की शुरुआत होती है। 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ एयर, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। 1966 में कृषि संबंधी कार्यक्रम। 1976 में रेडियो और टीवी को अलग अलग कर दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है रेडियो और टेलीविज़न के इतिहास में। 1966 में चंदा कमेटी बनी थी। उसकी एक सिफारिश थी कि आकाशवाणी और रेडियो को पृथक निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए 1976 में रेडियो और दूरदर्शन को अलग कर दिया गया था। आज हम दूरदर्शन यानी टीवी को रेडियो से अलग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1966 में जब चंदा कमेटी बनी थी, उसके कुछ वर्षों पहले 1959 15 सितंबर भारत में टेलीविज़न की प्रायोगिक सेवा शुरू हो गई थी। यूनेस्को से हमें वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिला और मुख्य रूप से शैक्षिक कार्यक्रम, विज्ञान संबंधी और भाषा संबंधी, इन कार्यक्रमों का प्रसारण होता था और ये दिल्ली केंद्रित था। लगभग 12 वर्ष तक दूरदर्शन केवल दिल्ली में था। फिर 1972 में ये जो दिल्ली से बाहर निकल के मुंबई और दूसरे जो शहर थे, वहाँ ये प्रसारण सेवाएं शुरू की गई।
1978 में वर्गीस कमेटी बनती है जिसने आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता को लेकर के बात की, और इसमें कई मोड़ आते रहे, अलग अलग सरकारों में अलग अलग प्रयोग किए जाते रहे। लेकिन 1997 में प्रसार भारती अधिनियम बनता है जिसके तहत प्रसार भारती एक बोर्ड बनाया गया और आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक सीमा तक क्रियात्मक स्वतंत्रता दी गई, और आकाशवाणी दूरदर्शन अब प्रसार भारती के नियंत्रण में आ गए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अब रेडियो पर 24 घंटे का प्रसारण है। आप रेडियो पर 24 घंटे समाचार सेवाएं सुन सकते हैं। अब तो फ़ोन इन भी हो गया है। बल्कि मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि अब एक ऐप है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर। ये रेडियो और टेलीविज़न के इतिहास में भारतीय संदर्भ में एक बहुत बड़ा विकास हुआ है कि आप मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करके देश के किसी भी आकाशवाणी के केंद्र से या टेलीविज़न के केंद्र से जुड़ सकते हैं और 24 घंटे समाचार सुन सकते हैं। तो ये तकनीक ने इसके इस रोमांच को और अधिक बढ़ा दिया है। आकाशवाणी का प्रसारण आज लगभग 100% भौगोलिक क्षेत्र जो भारत का है उसमें सुना जा सकता है। लगभग 480 के आसपास आकाशवाणी के केंद्र वर्ष 2021 तक स्थापित किए जा चुके हैं। तो समाचार की सेवाएं इनकी राउंड द क्लॉक है। विभिन्न भाषाओं में प्रसारण जो है इनके इस समय भी किए जाते हैं। आकाशवाणी का मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी की अपनी एक लंबी यात्रा रही है साहित्य संस्कृति की विभिन्न विधाओं को विकसित करने में, लोकप्रिय बनाने में। आज आकाशवाणी के संग्रहालय में देश के अनेक महापुरुषों के, नेताओं के, साहित्यकारों के, लेखकों के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती है। महात्मा गांधी की आवाज़, न जाने कितने टेप आकाशवाणी के स्टूडियो, आकाशवाणी के संग्रहालय में है। और एक जब महात्मा गांधी की बात आई तो एक और रोमांचक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ। गांधी जी को केवल एक बार अवसर मिला था आकाशवाणी के केंद्र में जाने का, और वो ऐतिहासिक दिन था 12 नवंबर 1947। मैं तो चला गया था वहाँ तो रेडियो घर है, तो मैं तो देख कर तो भड़क गया, लेकिन ये तो एक आलीशान चीज़ है। वहाँ उन्होंने संबोधित किया और उस दिन की याद में हम इसे मनाते हैं लोक प्रसारण सेवा दिवस। आकाशवाणी और दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर, लोक सेवा प्रसारक के रूप में विभिन्न वर्गों की, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, कार्यशील महिलाएं हैं, इन सब की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक बन के पिछले वर्षों में उभरा है। इसलिए इन्हें हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर या लोक प्रसारक से जो सेवा है उस रूप में भी इनको हम याद करते हैं। आकाशवाणी से संगीत के, नाटकों के, रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम हैं, उनका नियमित रूप से प्रसारण जो है किया जाता है। जब मैं आपके टेलीविज़न की बात आपसे कर रहा था, जैसा मैंने आपसे कहा कि 15 सितंबर 1959 वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत होती है। यूँ दुनिया में टेलीविज़न की शुरुआत हमारे देश के शुरुआत के कई वर्ष पहले हो चुकी थी। 1936 में इंग्लैंड में हुई थी, 1938 में फ्रांस में, 1941 में अमेरिका में और 1959 में हमारे देश में। तो 1956 में यूनेस्को ने $20,000 का अनुदान हमें दिया था और उससे टेली क्लब बनाए गए थे और 20-20 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण उस समय किया जाता था। प्रायोगिक रूप से 15 सितंबर को हमारे यहाँ पर शुरुआत होती है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकाशवाणी के भवन से इसका औपचारिक उद्घाटन किया था और 1960 में पहली बार स्वाधीनता दिवस समारोह को लाइव दिखाया गया था। अपने आप में रोमांचक और ऐतिहासिक क्षण। टेलीविज़न जिस तरह से आकाशवाणी का शुरुआती दौर भी शैक्षिक प्रसारणों से जुड़ा हुआ था, टेलीविज़न के भी प्रारंभिक प्रसारण शिक्षा पर केंद्रित थे। 1960-61 में जो प्रसारण थे वो मुख्य रूप से विद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर प्रसारित किए गए थे। 15 अगस्त 1965 को 1-1 घंटे के नियमित प्रसारण की शुरुआत टेलीविज़न पर होती है। टेलीविज़न के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था 1975, जब पहली बार साइट का प्रयोग किया गया। साइट SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। देश के 6 राज्यों के 2400 गांवों में ये जो प्रसारण किया गया, ये मुख्य रूप से टेलीविज़न की जो ग्रामीण क्षेत्र विकास की जो संभावनाएं हैं उसको प्रकट करता है। तो साइट ने जो हमारे रिमोट एरियाज थे, दूर दराज के क्षेत्र थे, वहाँ पहुँचे, वहाँ एक तरह से दस्तक दी।
इसकी सफलता असफलता को लेकर के कमेटियों की रिपोर्ट्स होती रही, लेकिन साइट ने टेलीविज़न के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। देश के 6 राज्यों के 2400 गांवों में इसका प्रसारण जो है किया जाता था। उसी दौर में इनसेट के जो हमारे यहाँ लॉन्चिंग शुरू होती है, और इस इनसेट ने टेलीविज़न के प्रसारण की दुनिया में तेज़ी से परिवर्तन किए। 1984 में जब मिसेस गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय जिस तरह से टेलीविज़न का विस्तार हुआ, देश भर में जगह जगह वो 80 के बाद का जो दौर है वो टेलीविज़न के विकास में सदैव याद रखा जाएगा। पहली बार रंगीन प्रसारण 1982 में हुआ टेलीविज़न के ऊपर, या जिसे हम दूरदर्शन कहते हैं, जो क्योंकि उस समय केवल दूरदर्शन था, एक ही चैनल था। जब बाद में 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसके तहत ये कहा गया कि जो ये आकाशीय तरंगें हैं, इन पर केवल सरकार का अधिकार नहीं है, और निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनको भी प्रसारण के क्षेत्र में जब प्रवेश मिलता है, तब फिर ये प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो शुरू होता है। 1982 में हमारे देश में एशियाड खेल हुए थे, एशियाई खेल हुए थे। उनके प्रसारणों ने भी खेलों की दुनिया के अंदर एक तरह से जो उसकी लोकप्रियता है उसमें 4 चांद लगाए। किस तरह से हमने अलग अलग स्टेडियम में होने वाले मैचों को लाइव देखा, और ये सब वो जो सैटेलाइट्स छोड़े गए, उन सैटेलाइट से ये संभव हुआ। कुछ चुनौतियां भी आई, कई बार हमको विदेशी सैटेलाइट्स का भी सहयोग लेना पड़ा, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। प्रारंभिक दौर में प्रसारण सीमित समय के लिए था। 1987 में मॉर्निंग ट्रांसमिशन, प्रातःकालीन प्रसारण शुरू होता है। 1989 में अपराह्न के ट्रांसमिशन शुरू होते हैं। ये सारे के सारे प्रयोग होते रहे, और धीरे धीरे आज दूरदर्शन पर भी 24 घंटे का प्रसारण उपलब्ध है। और अब देश के हर राज्यों में डीडी के अपने केंद्र खुल गए हैं, डीडी के अनेक केंद्र खुल गए हैं। डीडी भारती एक तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक चैनल है। डीडी रेट्रो, कोरोना का जो समय था उसमें दूरदर्शन ने जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक जो धारावाहिक हैं उनको पुनः प्रसारण उनका शुरू किया। दूरदर्शन के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जो प्रारंभिक सोप ओपेरा थे, हम लोग और बुनियाद जैसे, उन्होंने जनता में दूरदर्शन की लोकप्रियता को सिद्ध किया। फिर रामायण और महाभारत के प्रसारण तो आज एक इतिहास बन गए हैं। लोग जिस तरह से आज भी याद करते हैं, मानो शहरों में कर्फ्यू लग गया हो, इस तरह के वो लोकप्रिय हो गए थे। फिर 1995 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, फिर नए नए चैनल्स आने लगे, वो चाहे समाचार के क्षेत्र हों, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र हों। और फिर स्टार टीवी ने विदेशी धरती से प्रसारण शुरू किए। हमारे देश में भी वो प्रसारण देखे सुने जा सकते थे। धीरे धीरे हमारे देश में अपलिंकिंग की सुविधा मिली। तब फिर हिंदुस्तान से ही इन जो निजी क्षेत्र के चैनल्स थे उन्होंने अपने प्रसारण शुरू किए। जो लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई थी, टेलीविज़न के विकास के साथ भी प्रारंभिक समय में लाइसेंस प्रणाली अनिवार्य थी, लेकिन 1985 में भारत सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। 1988 में दूरदर्शन ने पहली बार संवाददाताओं की नियुक्ति की और देश के विभिन्न केंद्रों पर उनकी नियुक्ति की, तो न्यूज़ कवरेज में भी नए प्रयोग उस समय से किए जाने लगे। फिर बाद में जब और तकनीक जिस तरह से बढ़ती गई, तो रेडियो की दुनिया में कम्युनिटी रेडियो और कैंपस रेडियो की शुरुआत होती है ना। फिर इसी तरह से रेडियो में FM जो ट्रांसमिशन है उसकी शुरुआत हुई। टेलीविज़न के क्षेत्र में ज्ञान दर्शन, ज्ञान चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, इस तरह के नए नए प्रयोग किए जाने लगे। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ, क्योंकि 91 का दौर भी हमने देखा जब खाड़ी के युद्धों को कुछ VIPs को लाइव दिखाया गया था, वो अपने आप में एक रोमांच था उस समय। और अब इस मोबाइल क्रांति ने आपके रेडियो और टेलीविज़न को एक तरह से आपके मोबाइल में प्रविष्ट कर दिया है। समाचार पत्र आपके मोबाइल में आ गए हैं। तो इन डिजिटल जो रिवोल्यूशन हुआ है, इसने हमारे सामने एक पूरी नई दुनिया या नया संसार जो है वो खोल दिया है। तो दूरदर्शन की यदि मैं बात करूं तो बदलते भारत की शान, यत्र तत्र सर्वत्र, और इस तरह के अपने जो उनके मोटोज़ हैं उसके माध्यम से इन प्रसारणों को लोकप्रिय और एक तरह से जनता के हित में इनका प्रयोग करना शुरू किया। और ये कोशिश की कि समाज के हर वर्ग की आशा आकांक्षाओं के ये जीवंत प्रतीक बन के निकलें, ताकि आने वाले समय में जो लोक प्रसारण की हम बात कहते हैं उसकी भूमिका को वो सही रूप से स्थापित कर सकें। एक दौर था जब लोकसभा राज्यसभा टीवी कुछ वर्षों पहले शुरू किए गए। इसी वर्ष 1921 में
15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनको फिर एक तरह से मिला करके संसद टेलीविज़न की शुरुआत की और पूरा जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं, पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट, इसकी शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अब जिस तरह से ये प्रसारण, चाहे वो रेडियो की हम बात करें, चाहे टेलीविज़न की बात करें, जिस तेज़ी के साथ इसका स्वरूप बदला है, निश्चित रूप से ये माध्यम जन आकांक्षाओं के प्रतीक बन करके उभरें, ये प्रयास आने वाले समय में होना चाहिए। आप जो इस पाठ्यक्रम में प्रविष्ट हुए हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन, आप जैसे रचनाधर्मी विद्यार्थी जब इन माध्यमों के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है जो सामाजिक अपेक्षाएं इन प्रसारण कर्मियों से आम जनता को, आम दर्शक को है, उसकी पूर्ति करने की कसौटी पर आप खरे उतर सकेंगे और उसी निष्ठा और लगन के साथ अपनी इन तैयारियों को आगे जारी रख सकेंगे।